जितने नागरिक लिपि परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं जो बहुत अरसे से मुझसे पहले बहुत काम किए हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं दो एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, खास तौर पर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। ये इसलिए कि आप इस देश का भविष्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और नौकरशाही के क्षेत्र में, राजनीति में, समाज क्षेत्र में जो करना है आप लोगों को करना है। ज्यादातर लोग जो इस तरफ बैठे हुए हैं या खड़े हैं, ये जाती हुई बाहर है, ये दूसरी पीढ़ी है जो जा रही है। तो इनका जो इनके पास खाती है वो अनुभव की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, व्यवहार की है, व्यवहार कुशलता की है। इनसे आप सीख सकते हैं और आगे चल सकते हैं। नागरिक लिपि के बारे में तो दो एक बातें मैं कहना चाहता हूँ कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम एक ही बात अगर पल्ले गांठ बांध लें कि भाषा लिखी तभी जाएगी ठीक जब नागरिक लिपि का आपको ज्ञान ठीक होगा। ये बात कमलेश कांति वर्मा जी ने अपनी विद्वतापूर्ण भाषा में कही है, मैंने आपको लोक भाषा में, सरल भाषा में ये बात कही है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार चाहते हैं जिसमें हम लगे हुए हैं। इत्तेफाक देखिए, जितने लोग नागरिक लिपि परिषद में हैं, सक्रिय हैं, सारे लोग ज्यादातर सेवानिवृत्त हैं। लेकिन नागरिक लिपि परिषद के पटल पर जब प्लेटफॉर्म आ जाते हैं तो उनमें वाइब्रेशन आ जाती है, वो एकदम युवा अनुभव करते हैं। जैसे संचालक महोदया ने मुझे कहा बैठ के बोल ले। असल में ये जानते हैं विमलेश जी कि बैठ के बोलने की आदत नहीं है। बैठ के बोलने में ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं सुन रहा, देखकर लगता है कि सभी सुन रहे हैं और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, और यहाँ तक कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, सभी तरह के लगभग परीक्षाएं होने लगी है। इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप अंग्रेजी, अकेली अंग्रेजी पर पूरी ऊर्जा आप लगा देते थे। उस ऊर्जा को अगर आप हिंदी का ज्ञान आपको ठीक से हो और विषयों के ज्ञान पर आप लगाएंगे तो आपकी उपलब्धि कम समय में ज्यादा उपलब्धि हो सकती है। ये बात मैंने इसलिए कही कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने यूपीएससी के सामने, कितने साल की बात है, 45 साल पुरानी बात है, जब ज्ञानी जैन सिंह और सब ने धरना दिया था कि यूपीएससी के एग्जाम, ये जो परीक्षाएं हैं ये हिंदी माध्यम से भी होने चाहिए, क्योंकि हिंदी बोलने वालों का क्षेत्र जो है अभी भी देश में सबसे बड़ा है, संख्या भी सबसे बड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना उत्साह हमें हिंदी सीखने का है, इससे ज्यादा उत्साह ये जो लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशों में पढ़ा है, ये जानते होगा, हमसे कई गुना उत्साह उन लोगों में हिंदी सीखने का, हिंदी बोलने का, हिंदी को व्यवहार में लाने का है। उसका कारण है, जिसको भारत में अपना माल बेचना है, क्या बारे में बात कर रहा हूँ, उनके पास हिंदी भाषी व्यक्ति होना चाहिए, तब उनका समाज बिकेगा। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से भी यदि आदान प्रदान का मसला है तो हिंदी आवश्यक है। और हिंदी जो शुद्ध बोली जाएगी, हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं तो प्राइमरी कक्षा में तख्ती के ऊपर जो मिट्टी है उससे लेप के उसको सुखा के और काली स्याही से और बांस की कलम से लिखवाया जाता था। और क्यों हमारी वर्तनी शुद्ध है ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एक गलती पर एक डंडा पड़ता था, तो कौन खतरा मोल लेगा, जितनी गलतियां उतने डंडे पड़ेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज भी हम हिंदी लिखते हैं, अगर गलती से भी कुछ कोई चूक हो जाए तो हम रुकते हैं, उसको काटते हैं, ठीक करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इतना धैर्य सीखने के लिए होना जरूरी है। यदि आप सोचे कि चलो हो गया बाद में और ये शब्द दोबारा आएगा फिर हम लिखेंगे, नहीं, वही रुकिए, अपनी गलती को ठीक करिए और फिर आगे बढ़िए। ये जो सेवाएं दे रही है नागरिक लिपि परिषद, इसके बारे में थोड़ा सा भागलपुरी में भी हूँ, थोड़ा सा
क्योंकि वहाँ कुछ दिन नौकरी करके आया प्रभु की। तो अरुण जी ने भी बताया था क्या हम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, तो नई बात वो बता देता हूँ कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम अपना वास्तविक सम्मेलन करते हैं। ये तो बात हमारे महामंत्री जी बता चुके हैं। मैंने निवेदन किया पुरानी टीम से, इसमें हरि सिंह पाल जी भी पुराने हैं, उनकी अपेक्षा में है। मेरी वरीयता प्राथमिकता वो युवा लोगों के साथ तालमेल करके उनके दिमाग में ये बात बैठानी है कि हिंदी ठीक बोलना चाहते हैं, हिंदी ठीक लिखना चाहते हैं, तो नागरिक लिपि का जो वैज्ञानिक है इसके बारे में बता दिया गया, बहुत सारे गुण बता दिए गए। अगर नागरिक लिपि का ज्ञान आपको ठीक से हो जाएगा तो आप हिंदी ठीक लिखेंगे और हिंदी ठीक बोलेंगे, और इसका प्रभाव पड़ता है श्रोताओं पर। जहाँ भी आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, अगर आप अच्छी हिंदी बोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आज लड़ाई आपने जीत ली अपने उद्देश्य की। जो भी उद्देश्य है आपका, व्यापार हो, समाज सेवा हो, नौकरी हो, साहित्य लेखन हो, कुछ भी है, उसमें आप आज लड़ाई लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है, इस बात को समझ लिया कि हमने जो परिवर्तन किया है अपनी नीति में, मेरे निवेदन पर एक किया गया, और पाल साहब ने और यादव साहब ने सब स्वीकार कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हमने कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में कराने हैं। तो हिंदी सभी संस्थाएं हैं, तो मैं कहना नहीं चाहता, पर वो मर नहीं गई है तो मूर्छित जरूर है। तो मूर्छित संस्थाओं के साथ कार्यक्रम करने का कोई आनंद नहीं है। ये युवा पीढ़ी है, आपको झेलेगी, आपकी बात सुनेगी, सीखना भी चाहेगी, और कुछ अपने प्रश्न भी होंगे, शंकाएं भी। जब तक शंकाएं नहीं होगी, जब प्रश्नोत्तर जब तक नहीं होता, तब तक ये एक तरफा शो है कि यहाँ वो भाषण लेकर चले गए, आपके दिमाग में कोई बात आई नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं, हम संतुष्ट होकर चले जाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं। लेकिन नहीं, एक शिक्षक के नाते ये कहता हूँ कि प्रश्न पूछने की लालसा जरूर होनी चाहिए, तभी होगी जब आप ध्यान से विद्वानों की बातों को सुनेंगे। हम स्कूलों के स्तर पर भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, क्योंकि लिखना पढ़ना वहां से आरंभ होता है। लेकिन मैंने इस वर्ग को क्यों चुना है, आप तो एक ये समझ लीजिए कि हमने अपना करियर, अपना आजीविका यही से आरंभ की है, तो हमें लगता है। दूसरी बात यह है कि इनको ज्यादा अपनी बात समझा सकते हैं। और तीसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, कुलकर्णी जी, जितनी देर युवा पीढ़ी के साथ आप रहेंगे, मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत, मैं जिस भी विश्वविद्यालय में जाता हूँ देश में, जो भी आधिकारिक या कार्यालयी काम हो, उसके अतिरिक्त मैं कुलपति को एक निवेदन करता हूँ कि एक कोई क्लास मुझे 1 घंटा के लिए इंटरेक्शन, बातचीत करनी, कोई बात नहीं, कोई ज्ञान वर्धन हम करते हैं, इस बात का दावा नहीं करते, लेकिन ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और मैं ये मानता हूँ जितना ये पीढ़ी जानती है, जैसे डिजिटल मामला है, तकनीकी मामले सारे, तो हम नहीं जानते। खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये महसूस करते हैं जो चीज हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। आपके पास जो है वो बासी हो चुकी है, हो सकता है खराब भी हो गई हो, आउटडेट हो गई हो। और ये जो आने वाली पीढ़ी है, इनके पास नए विचार है, नई सोच है, नया इनका दृष्टिकोण है। तो मैं तो ये समझता हूँ जितना हम आपको कोशिश करते हैं अपनी बात भी कोशिश करते हैं कि है जो उम्र विद्यार्थी रहता है। हम शिक्षक है, इसलिए आपसे हमारा निवेदन ये है, जितनी बातें आप सुने, जहाँ भी आपको संदेह हो, मेरे जाने के बाद मैं इसलिए बोला सारी व्यवस्था को भंग करके कि मुझे कहीं जाना है, बात ठीक नहीं चल रहा अभी देर से, और अभी विकास बात के संबंध में जाना है, इसलिए आयोजक है उनसे बताऊंगा। कहाँ है अनुराग जी? अनुराग जी से खासतौर पर इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, जो अभी कहा ना आपने, वो लक्ष्मी भाई, नहीं साधना शर्मा तो नाम है उनका, उनका जो गुण है वो लक्ष्मी भाई का गुण है। मैं जानता हूँ
मैंने उनको बचपन से देखा है और बेटी के समान है, इसलिए मैं बता सकता हूँ बड़ी विद्वान है। लीडर प्रशासन में एक सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं प्रशासन में रहा हूँ बहुत साल, मुझे सबसे बड़ी कमजोरी रहती ऊपर से कुछ आ जाए तो हम विड़ा हो जाते। ऊपर की बात सुनिए, जो नियम आपके पास है उस काल के उनके अनुकूल आप काम करें। तो मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मेरे निवेदन पर उन्होंने समय दिया। खासतौर सादा समय नहीं होता है हमारे पास, तो समय ही समय है। डॉक्टर के पास नहीं जाना होता तब तक आपके पास बैठता। तो कुलकर्णी जी आपसे क्षमा मांगता हूँ खासतौर पर कि आपका आपकी बारी काट के और मेरे बोलने का दुस्साहस किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक। आपकी बात पूछी, आपने समय दिया यहाँ पर कि छात्र यहाँ बैठे हैं और सर ने कहा कि छात्रों के लिए तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि नागरिक लिपि की जो ध्वन्यात्मक विशेषता है, यूनिकोड में टाइप होने से देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में क्रांति सी आ गई है। हम मोबाइल पर भी सिर्फ बोलकर टाइप कर सकते हैं। ऐसे में यूनिकोड में टाइप सामग्री को प्रवाचक राजभाषा नामक सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो आपका कंप्यूटर उस सामग्री को पढ़कर सुना सकता है। इसे समय अभाव अगर आपके पास है तो आप सुनते जा सकते हैं, और ये जो दृष्टिहीन है उनके लिए तो और भी लाभदायक है। और आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के माध्यम से देवनागरी लिपि और भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और आप सभी बच्चे भी इस तरह से अपनाकर के प्रचार प्रसार में सहायक हो सकते हैं। पुस्तक लोकार्पण के लिए पंचायत समितियों द्वारा श्री सत्य प्रकाश नागरिक संगम डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर अजय सौरभ पत्रिका, सौरभ पत्रिका ये यूएसए से निकलती है सौरभ पत्रिका, और इसके संपादक आदरणीय डॉक्टर हरसिंह पाल सर है। हमारे बीच में है, तालियां बजाइए। डॉक्टर अजय कुमार उधोनी का नाम है। हो रहा है ना आपका श्री अरुण कुमार पासवान का नाम हो जाएगी। प्रोफेसर नीतू सिंह राय, आदरणीय करमवीर सिंह, आदरणीय तालियों के साथ बच्चों स्वागत कीजिए। पत्रिकाओं में विज्ञान है आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान की। इसके बाद है आदरणीय प्रोफेसर नीतू सिंह राय जी, आपकी किताब को लेकर
श्री अरुण कुमार पारमांचल, तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों। अपने विचार इस पन्नों पर उतारते हैं, ये बड़ा कठिन है और सब स्वीकार करें उन विचारों को, ये भी बड़ी बात है। आदरणीय प्रोफेसर नीतू सिंह राय जी, चलिए रुक से अगला नाम बोलिए। तालियां बजाइए बेटा। आदरणीय करमवीर, आदरणीय करमवीर, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि लिखना आसान काम नहीं है और कुछ लिखे जाने को कोई पढ़े ये भी आसान काम नहीं। आदरणीय करमवीर सिंह जी, जैसी किताब बजे तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश, अगर हो सके तो पुस्तक का नाम भी बोलते जाइए, मेरे पास पुस्तकों के नाम नहीं है। सिंधु पुस्तक, तालियां बजाए सिंधु पुस्तक के लिए। सिंधु पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और इसके पश्चात आदरणीय श्री नथी सिंह पटेल जी की पुस्तक आएगी। आदरणीय डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी की पुस्तक पत्रिका, पत्रिका का नाम भी बता दीजिए। इंडियन ऑथर, अंग्रेजी में नाम है, लिखिए नागरिक लिपि में ही होगी मेरे हिसाब से। पुस्तक लिखना आसान नहीं होता और जो लिखी गई है उनको अच्छे पढ़ने वाले मिल जाएंगे। वीरेंद्र कुमार यादव जी की पुस्तक, पत्रिका है, पत्रिका का नाम है राजभाषा दर्पण। तालियां। और बहुत बधाइयां सभी को। ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು अगर किसी और की पुस्तक रह गई हो, नाम छूट गया हो तो समय बता सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ है आदरणीय श्री हमारे आदरणीय को सम्मान करती हूँ उनके वक्तव्य हेतु। स्वागत है आदरणीय।
नागरी लिपि परिषद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नागरी लिपि परिषद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी प्रत्यक्ष रूप से आभासी माध्यम से जुड़े हुए कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता करते हुए अतिथि चले गए डॉक्टर प्रेम पतंजलि जी और हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटन करता आदरणीय श्री सुनील बाबू कुलकर्णी जी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान और निदेशक केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, और इस संस्थान के महासचिव आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, और जिनको मैंने सुना है प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर विमलेश कांति कुमार जी, और हमारे बीच घर के लिए उमाकांत प्रवालकर जी, शिवशंकर मस्ती जी, भगवती अभी प्रसाद मैं अपन देख भी सका था कौन है कैसा देखें इधर पे के पूर्व प्रभाव प्रबंधक इधर पे अपना मोबाइल कुमार जी, हिंदी अधिकारी कुमार जी, दो वाला वीडियो स्मार्ट वीडियो और इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर साधना शर्मा जी, मीनू गौर जी, अलका आनंद जी, और अजय कुमार ओझा जी, संचालन कर रही डॉक्टर रश्मि चौबे जी, और सभागार में उपस्थित छात्रों विद्यार्थियों साथी बना लें, क्योंकि मैं 2-4 बात करूंगा। छात्र बच्चों हैं तो बच्चों के लिए ही बात करूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी बात हो चुकी है। भाषा जो आज के बच्चे उससे जुड़ेंगे उस पर बात मैं चाहूंगा, क्योंकि भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता है। संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, कोंकणी, गढ़वाली इत्यादि। तो भारत में लगभग 10 लिपियां जो ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हुई है, और एशिया में ब्रह्मदेश, थाईलैंड, वियतनाम आदि भाषाओं की अपनी लिपि है, और इन लिपियों के निर्माण में इन भाषाओं ने संस्कृत से प्रेरणा प्राप्त की है। जापान ने संस्कृत से प्रेरणा लेकर अपनी पद्धति विकसित की है, और हजारों चीनी अक्षर को भी ग्रहण करते हुए अपनी भाषा को विश्व पैमाने पर चढ़ाया है। और जहां तक देवनागरी लिपि की बात है, तो इसकी कोई एक व्यक्ति इसका जन्मदाता नहीं है। भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास, ब्राह्मी लिपि से उत्तरी और दक्षिणी 2 लिपियों का निर्माण हुआ। उत्तर लिपि है उससे हमारा देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। और कभी कोई पता चलता है कि भाषा को जानने का हमने कब से शुरू किया। जहां तक साक्ष्य के आधार पर 3400 ईसा पूर्व या 3200 ईसा पूर्व के आसपास हमने भाषा का आविष्कार किया। तो जैसा कि अनुभवताओं ने बोला, नागरी लिपि हर स्तर से वैज्ञानिक लिपि है, और सब लिपियों से तो वैज्ञानिक लिपि है। बहुत सारी बातें हैं कि, और जब लिपि की बात आती है तो विनोबा भावे याद न किया जाए, जिनकी प्रेरणा से
इस नागरी लिपि परिषद का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और उन्होंने कहा कि यदि हम सारे देश राष्ट्रीय नागरी लिपि से जोड़ ले, मुझे लगता है कि देश की जो अखंडता की भावना है वो कायम है। और इसके विश्लेषण में मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे दूसरे पर भी बोलना है। और लिपि के लिए मैं दो बात यहाँ मैं जरूर करना चाहता हूँ कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक हमारे बीच मौजूद हैं और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में निदेशालय का योगदान होता है। मैं थोड़ा सा ध्यान बदलना चाहूंगा कि नागरी लिपि के सुधार के लिए अनेक समितियां बनाई गई और उनकी संततियों के आधार पर निरंतर सुधार होता रहा। और इस दिशा में पहली बार गोविंद बर्नाडे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सावरकर और काका कालेलकर के सुधार हिंदी साहित्य संस्कृति की है। 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ, जिसमें समिति द्वारा कई सुझाव दिए गए। क्योंकि भाषा के सौंदर्य के लिए उसकी वर्तनी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है और वर्तनी शुद्धता उसके उच्चारण पर निर्भर होता है। तो मुझे लगता है कि एक डीपी पटनायक समिति बनाई गई थी, उन्होंने इसमें सुझाव दिया था। और इस प्रकार हिंदी वर्तनी में प्रचलित विविध रूपों को दृढ़ करने के लिए, उसमें एकता स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1961 में 8 सदस्यीय हिंदी वर्तनी समिति का गठन किया था और 19 अप्रैल 1961 को संपन्न अंतिम चौथी बैठक में सभी पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श के बाद हिंदी वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की थी। उसके बाद 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने देश के लगभग 50 भाषाविदों के परामर्श की देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के नाम से एक 30 पृष्ठीय पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें मानकीकरण से संबंध कुछ नए बिंदु जोड़ दिए गए थे। अब वस्तुतः मात्र सरकार के प्रयासों से हिंदी का किसी भाषा का मानकीकरण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रयोग रूप में बताएं तो कभी भाषा की एकरूपता को बनाने के लिए समिति बनाई गई थी और आज मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक महोदय से आग्रह एक प्रस्ताव देना चाहूंगा। इस तरह की समिति का काम मिला करके नागरी लिपि परिषद के द्वारा करने को सम्मत किया जाए, ये मेरा अनुरोध आग्रह है, इस पर विचार करेंगे। और दूसरी बात, जो आज लिपि को कंप्यूटर से जोड़ने की बात है, तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर में जोड़ने के लिए कानपुर के आईआईटी के विद्वान जो वैज्ञानिक हैं उसको बधाई जरूर देना चाहता हूँ कि आज अगर हम कंप्यूटर पे लिपि को नहीं जोड़ पाए तो हम जितनी भी श्रेष्ठ लिपियां बताते रहे, हम उस आमूलचूल परिवर्तन भी देश में विदेश में क्या देश में भी इसको सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मैं जो लिपि पर सही लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं लिपि को भाषा से जोड़ करके उसका आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा या हिंदी लिपि जो है भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी का विस्तार राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, समृद्धि और संस्कृति का विस्तार है। हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हम संकल्प
हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं, क्योंकि हिंदी या राष्ट्रीय लिपि जो नागरिक लिपि है उसको आज सिर्फ प्यार की ही आवश्यकता नहीं है, उसे आज व्यवहार की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जितने छात्र हैं या विद्वजन हैं, एक आग्रह में करना चाहता हूं कि हम लोग हस्ताक्षर किस भाषा में, मैं पटना जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां से मैं हस्ताक्षर का नमूना मंगाता हूँ। बैंक में अधिकृत हस्ताक्षर लोग किस भाषा में करते हैं, तो 98.4% लोग इस भाषा में हस्ताक्षर करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं। और आज यहाँ भी हाथ उठा लो वही परिणाम यहाँ भी आने वाले हैं। इसलिए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जिनका अधिकृत हस्ताक्षर मातृभाषा में है, हिंदी में है, वो तो बधाई के पात्र है। अगर जिनका नहीं है तो निश्चित रूप से आज संकल्प किया है कि मैं अपना अधिकृत हस्ताक्षर हिंदी या मातृभाषा में करूंगा। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नीति हो, राष्ट्रीय भाषा हो, जो संगोष्ठी मना रहे हैं उसकी सार्थकता होगी। किसी भी राष्ट्र के लिए 3 अवयव बहुत ही आवश्यक होते हैं। किसी देश का एक राष्ट्रीय झंडा हो, एक राष्ट्रगान हो और एक कम से कम राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रीय झंडा हमने किसी पार्टी के चरखे को निकालकर अशोक देवानप्रिय के चक्र को लगाकर हमने राष्ट्र झंडे का निर्माण कर लिया। राष्ट्रगान में कभी रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद स्वजन से प्राप्त हो गया, लेकिन राष्ट्र के मामले में हम छोटे। अगर हम आजादी के सुमोट बेला के राष्ट्रभाषा और राष्ट्रनीति का निर्माण कर लिए होते तो कर लेते, तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें राष्ट्रलिपि और राष्ट्रभाषा का प्रचार करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि संक्षिप्तीकरण की बात आगे करने के लिए मैं तो 20 मिनट 25 मिनट बोला, मैंने बोला कि मैं 15 मिनट बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है 15 मिनट से पहले ही बच्ची आ गई है। मैं 2-3 बात बोल के समाप्त करूंगा। एक बात तो ये कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते क्यों? क्या हम सरकार का दृष्टिगत दोष देखते कि अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी को हमने शिक्षा से, दीक्षा से, परीक्षा से, नौकरी से और पैसा से जोड़े हुए, इसलिए हम सरकार से मांग करते रहते हैं कि आप अंग्रेजी रहने की कोई भाषा खराब नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकल्प दे दीजिए। मैं समझता हूँ इसको लागू करने में कोई दुविधा नहीं होगी। दूसरी बात जो होती है कि हम एक व्यक्ति को निश्चित रूप से याद करते हैं, वह भारत के परम शिखर पर राजनीति रहे भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उनको इसलिए याद करता हूं मैं, जब 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में संवेदना किए थे तो लगा था कि हिंदी और लिपि का बड़ा कल्याण होने वाला है। लेकिन जब वही व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो मैं उनकी बात को, वाक्य को बोध वाक्य की तरह आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि विदेशों में तो हिंदी बोली जा सकती है, लेकिन देश में हिंदी बोलना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो समझा जाना चाहिए कि हिंदी और लिपि की लड़ाई कितनी बड़ी है और कितनी कड़ी है। और एक उदाहरण में और करना चाहता हूँ कि हमारे भाषा संबंधी 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी, हिंदी संबंधित नियम है, जो 348 है जो हमारे संविधान सभा की भाषा को निर्धारित करती है। आज हमारी सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, उसको संशोधित करने का प्रस्ताव 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भारत सरकार के पास विचाराधीन है, और जिस दिन वो विचार होकर के कानून बनेगा, मैं समझता हूँ कि आधी से अधिक लड़ाई हम इसकी जीत लेंगे। दूसरी बात, मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति के सदस्य होने के नाते देश की विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने लगता हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कोई आदमी सम्मेलन से उठ के पूछ बैठे
कि आप तो विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने चले आ रहे हैं, देश में हिंदी की स्थिति इतना स्थिर क्यों है? तो क्या जवाब? अगर हिंदी भारत में नहीं होगी तो क्या हिंदी विश्व में हो सकती है? इसलिए मैं खास करके साहित्यकार मित्रों से भी बात करता हूँ कि आज हिंदी को सिर्फ साहित्य ही की भाषा सीमित में रखना है, हिंदी को इससे आगे ले जाना है। हिंदी को ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाएंगे, तभी हम भारत के आंगन में नवान उत्सव देखेंगे और हिंदी का सिलसिला पल्लवित होते देखेंगे। और एक सब करके और करके बात समाप्त करूंगा। एक राष्ट्र चिंतक होते थे खलील जिब्रान, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। उनके 3 बात मुझे बरवस याद आते हैं। वो जब कहते हैं कि जिस देश के लोग अपने देश में उगे हुए अन्न नहीं खाते उसकी भूख नहीं खाती, और जिस देश के लोग अपने देश में बुने हुए कपड़े नहीं पहनते उसकी नग्नता कभी नहीं खाती, और जिस राष्ट्र में छोटे छोटे राज्य अपने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता हो उससे दयनीय राष्ट्र नहीं होता है कोई। और अंतिम में जिस हम समझते हैं जिस देश के लोग को अपनी भाषा बोलने में, अपनी लिपि का प्रयोग करने में शर्म महसूस होता हो, चिंता में हो, वैसा जैसा अजूबा देश भारत जैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं राष्ट्र की सोच बना करके, मानसिकता बदल करके हिंदी भाषा का प्रयोग और हिंदी की लिपि का प्रयोग करें, सार्थकता होगी। विश्व बाजार में हिंदी की ताकत को पहचाना है और हिंदी अपनी ताकत को कब पहचानेगा, इसके लिए भी राष्ट्रीय सोच बनाइए, मानसिकता बदलिए, तभी मैं समझता हूँ कि और हस्ताक्षर अपनी भाषा में करिए, तभी सार्थकता होगी। धन्यवाद और नमस्कार। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर किरण हजारिका साहब आ चुके हैं। डॉक्टर किरण हजारिका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में संकुलपति हैं। आप पहले टेंगा घाट कॉलेज में आप प्राचार्य रहे हैं। इनका स्वागत आदरणीय कुलकर्णी जी और ओम प्रकाश शर्मा प्रकाश जी करेंगे। अंग वस्त्र और डॉक्टर वर्मा जी भेंट करेंगे। भूपेन हजारिका तालियां बजाई यूनिवर्सिटी में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर किरण हजारिका जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्वागत है। बच्चों आप मेरे से एक गीत की फरमाइश कर सकते हैं। असली में भी सुनाता हूँ, सबको नमस्कार। परिषद के स्वर्ण जयंती अवसर पर आज आयोजित श्यामाप्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में इस प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबू कुलकर्णी जी और इस संस्था के परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पतंजलि सर जो अभी निकल चुके हैं यहाँ से, और सचिव महासचिव डॉक्टर हरिपाल सिंह सर, मुख्य अतिथि इंग्लिश प्रोफेसर इंग्लिश जी, नमस्कार, वीरेंद्र जी, यादव जी, कुलकर सर और उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति और इस महाविद्यालय के प्राचार्य और अध्यापक अध्यापिका और मेरे प्यारे विद्यार्थी। अभी आप लोगों ने कई वक्ताओं को सुने हैं
और मैं उस समय देर से पहुंचा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज देखिए हिंदी को लेकर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। आज शनिवार है, छुट्टी का समय है। हिंदी के प्रेम में ही हमें खींचकर यहाँ तक लाए हैं, और विशेष करके जो विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने आज शनिवार को छुट्टी नहीं मनाया है। सामने राखी बंधन भी है, फिर भी आप लोगों को आपके अंदर में हिंदी के प्रति प्यार है, प्रेम है, और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हिंदी के बारे में अभी कई वक्ताओं ने आपके सामने बताया है। अभी हम भी थोड़ा मेरा जो अनुभव है मैं बताऊंगा, आपके सामने साझा करूंगा। अभी देखिए हिंदी का जो विकास का जो दौर है भारत में, वर्तमान जो स्थिति है हिंदी की, इसके लिए हमें 1000 साल लगा है। 1000 साल के समय में इसका विकास हो चुका है। अभी हिंदी का, अभी जैसे यादव साहब ने भी कहा था कि अभी हिंदी का एक अलग पहलू जो अनुवाद में एक बहुत ही एक सरल और बना दिया है अनुवाद कला को। क्योंकि कई ऐप आजकल कई ऐप आ गए, जिस ऐप के कारण हम किसी भी भाषा में किसी की भाषा के साहित्य को हम अगर थोड़ा समय देंगे, थोड़ा समझ हम देंगे, तो हम उसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। और इसके प्रति हमें काम करना है। हम सबके पास कम से कम 10-10 काम हो, हम 10 सबके साथ कम से कम 10-10 रचनाएं हो। आपके पास क्रिएटिविटी ना हो, मान लीजिए आप खुद संरचना नहीं कर सकते, लेकिन आप अनुवाद तो कर सकते हैं। वो कला को विकसित कीजिएगा। किसी भी साहित्य को लीजिए, किसी भी भाषा को लीजिए, चाहे भारत में हमारे 22 संविधान स्वीकृत भाषाएं हैं और विदेशी भाषाएं हैं, तो भारत के 22 संविधान स्वीकृत जो भाषाएं हैं उसके साहित्यों की अगर हम अनुवाद करेंगे तो उससे भी हमारा एक काम होगा। साहित्य में क्यों कोई हो सकता है, उसमें किसी कहानी को आप कर सकते हैं, किसी उपन्यास को ले सकते हैं, या किसी अन्य प्रबंध को ले सकते हैं, या अन्य किसी भी साहित्य को ले सकते हैं। अगर आप भाषा विज्ञान पढ़ते ठीक है, भाषा विज्ञान में आप राजनीति विज्ञान का छात्र है तो आप राजनीति विज्ञान का एक किताब है उसको भी अनुवाद कर सकते हैं, अन्य भाषा में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से अगर केमिस्ट्री का हो तो आप रसायन शास्त्र का हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक ध्यान होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास हर साल एक किताब हम करेंगे। बच्चे भी कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रकाशक हो गए, आप एक बार प्रयास कीजिए। और इतने सारे बुजुर्ग हैं जो विद्यार्थी हैं, इन बुजुर्गों से आप मिलिएगा, इनसे मिलिए कि हमारे पास इस प्रकार की रचनाएं हैं, तो मैं इसे अनुवाद या इसे मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ, थोड़ा मार्गदर्शन करने के लिए आपके सामने इतने सारे बुजुर्ग आपके प्राध्यापक हैं, उनकी भी किताबें पब्लिश होती है, तो उनसे भी आप बात किया करिएगा। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अभी देखिए भारत में अभी कुछ समय से भारत में हिंदी की स्थिति ठीक नहीं है। अभी पिछले 10-12 सालों में हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले जो 70-75% व्यक्ति हिंदी बोलते थे, आज हिंदी बोलने वालों की संख्या केवल 40 से 50 लाख में समेट गए हैं। बहुत ही बुरा हाल है कि हमारे देश में जो मीडिया ने सबसे इसकी भूमिका ली है। मीडिया के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण हमारी भाषा की खराब स्थिति बन गई है। ऐसा थोड़ा सा संदेह लग रहा है आप सभी को, क्यों ऐसा बता दिया? क्योंकि सभी मीडिया ने एक क्या है, रीजनल सर्विस खोल दिया है। पहले जो हिंदी बोलते हुए तमिल बच्चा घर में, गांव में रहने वाले बच्चा टीवी देखता था, वो रामायण देखता था, वो हिंदी में कार्टून देखता था, तो एक छोटा बच्चा, चाहे भले ही उसके बाप हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा बच्चा, कर्नाटका का छोटा बच्चा हिंदी बोलता था, अरुणाचल का छोटा बच्चा हिंदी बोलता था। कि 2 साल से वो टीवी देखता है और टीवी में वो हिंदी तो समझ लेते हैं,
देखते देखते काट दो। अभी क्या है, सारे बड़े बड़े चैनल जो है अपने रीजनल सर्विस खोल दिया है। तमिलनाडु में हिंदी तो है नहीं, आजकल समझने वाले व्यक्ति बहुत कम हो गया है। पहले सब लोग समझते थे। जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी वर्तमान के जो समय की नई पीढ़ी आ रही है, बिल्कुल हिंदी नहीं समझते। ये स्थिति है। आज ये 10-12 सालों में ये विकास हुआ है। इससे हिंदी की स्थिति अपने देश में ठीक नहीं, लेकिन विदेशों में भारत को जानने के लिए, भारत के जीवन मूल्यों को जानने के लिए, भारत के संस्कृति को जानने के लिए, भारत की परंपरा को जानने के लिए एक हिंदी एक संप्रेषक बन गया है, हिंदी एक संवाहक बन गया है। क्यों? विदेशी लोग अगर भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी चैनल देखते हैं, खुद हिंदी चैनल देखते हैं। हमारे देश में आप एयरपोर्ट चला जाइए, हमारे मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट में जाइए, जिसमें आपको 80% नहीं करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे। जितने भी स्टाफ है सब लोग आपसे, आप जानते हैं आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आपसे बर्ताव करेगा क्या है? अंग्रेजी में पूछेगा, अंग्रेजी में बोलेगा। भले उसमें हिंदी बोलने के लिए प्रतिबद्धता है उनके पास, लेकिन बोलते नहीं है, या अपनी रीजनल भाषा में भी बोल सकते हो। बल्कि पंजाबी है तो पंजाबी में बोल सकते हैं, असमी है तो असमी में बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। हिंदी की जगह में अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करते हैं। आप 2 बार हिंदी में बोलेगा तो 1 बार, 3 बार बोलेंगे तो 1 बार जवाब तो हिंदी में दे देते हैं। ये हमारी स्थिति अपने देश की। अंग्रेजों के प्रति जो अंग्रेजी नुमा, अंग्रेजी बोलने के लिए हमारी जो लोग इतना उत्साहित रहते हैं, क्या बताएं। और नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, ज्यादा ये लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में बिल्कुल नहीं है। जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हिंदी पढ़ते हैं वही लोग बोलते हैं, आम लोग बोलते हैं। लेकिन जितने पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैंने देखा किसी से भी कितने भी बड़े बड़े सेमिनार में गया हूँ, कोई तो हिंदी में बात करते नहीं है, अंग्रेजी बोलते हैं। ये स्थिति है। इसीलिए आज हिंदी को हमारे बच्चे भी ऐसा ही है, आप वर्कशॉप करते हो। आज हिंदी की यूनिकोड में हिंदी की स्थिति क्यों खराब हो गई? हमारी हिंदी की स्थिति खराब इसलिए कि हमारे 80 करोड़ लोग तो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी जानते हैं 140 करोड़ में, पर हम लोग कितना हिंदी प्रयोग करते हैं? हम व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, हिंदी में करते हैं, पर अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं। आजकल इतनी आसान हो गई है, आप क्यों करते हो? इसीलिए तो जब आप हिंदी में मैं ठीक हूँ इसी शब्द को MEI THI के ऐसे लिखेंगे तो क्या मैं ठीक हूँ, ये अंग्रेजी में यूनिकोड बढ़ जाएगा। बिकॉज आपने अंग्रेजी यूनिकोड, अंग्रेजी का जो यूनिकोड है उसमें बढ़ जाएगा, उसका विचार बढ़ेगा कि आपने लिपि जो ली है अंग्रेजी लिपि, आपने देवनागरी लिपि क्यों नहीं ली, नागरी लिपि क्यों नहीं, नागरी लिपि में क्यों नहीं लिखी है? इसीलिए हमें नागरी लिपि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सभी हमारे वर्कशॉप पर हो, आप मेल करते हो, किसी भी प्रकार का हम पत्राचार करते हैं तो हमें इसमें नागरी लिपि का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। ये है। आज विदेशों में ठीक है, आप जाइए दुबई जाइए, यूएई जाइए, आप दुबई एयरपोर्ट जाके आपको हिंदी में स्वागत करेगा, वहां का स्टाफ हिंदी में बात करते हैं, इतना बढ़िया हिंदी में बात करते हैं। आप चाहिए बाजार जाइए, बाजार में हिंदी में बात करते हैं। अभी मैं सिंगापुर गया था, वहां में भी हिंदी में बात करते हैं लोग। सारे जो ड्राइवर से हिंदी जानते हैं। भारतीय मूल के भी बहुत ड्राइवर है जो तमिल है, जो या केरलियन है, वो लोग भी हिंदी में बात करते हैं। भले वो तमिल उनकी भाषा है, पर वो लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। तो इसीलिए हमें सभी अरेबियन कंट्रीज में हिंदी में बातचीत करते हैं। आप बाकी वहां रह रहे जो लोग हैं, साउथ एशियन लोग हैं, ओमान में जो साउथ एशियन लोग हैं, बांग्लादेशी है, वो हिंदी में बात करेगा आपके साथ। वो भूटानी है, आपके साथ हिंदी में बात करेगा। वो पाकिस्तानी है, वो आपके साथ हिंदी में बात करेगा। तो विदेशों में हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है और हिंदी बुलंद है। लेकिन अपने देश में हमें प्यार बढ़ाना पड़ेगा। हम अपनी चीजों का अवहेलना करते हैं, हम अपनी संस्कृति का अवहेलना करते हैं। इसलिए इसमें जागरूकता होना जरूरी है, सतर्क होना जरूरी है। हमें आगे तभी हिंदी का विकास हो सकता है। तो इसीलिए
आप सभी से यही आग्रह है कि आप सब सभी लोग हिंदी प्रयोग करें। हमारे जो विद्वान हैं, हम हिंदी के लिए काफी प्रयास करते रहते हैं, लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बहुत सारे सेमिनार। नागरिक लिपि परिषद ने अपने आज 50 सालों में इतनी प्रकाशन कर डाली है। और इनकी जो पत्रिका है, नागरिक लिपि की पत्रिका है, इस पत्रिका में भी अच्छे अच्छे जो लेखक के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लेख लिखा जाता है, और ये ISSN पब्लिकेशन है। और इनकी सारी पुस्तकें भी बहुत उन्नत उच्च कोटि के पुस्तकें हैं। इसीलिए इस संगठन को, इस संस्था को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सबका सहयोग, सबका हाथ इसमें बढ़ना चाहिए, तभी जाके नागरिक लिपि एक समय में सबके लिए हो सकता है। हमारे भारत में भी आपने अलग अलग जगह में, केरल में किया है, आंध्र प्रदेश में किया है, तमिलनाडु में आयोजित किया है कई संगोष्ठियां, और महाराष्ट्र में किया है, सभी देश, असम में किया है, नॉर्थ ईस्ट में सभी देशों में किया है। तो इसमें क्या है, हमें ये जो कर रहा है, तो इससे क्या है, हिंदी के प्रति लोगों का भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के प्रति एक रुझान, एक श्रद्धा लोगों में उमंग रहा है। और ये काम नागरिक लिपि करने में सफल हुआ है। और नागरिक लिपि ये भी करती है कि उन भाषाओं के, केवल उन भाषाओं को, उन भाषाओं के विद्वानों को प्रोत्साहित करते कि आप अपनी भाषा को नागरिक लिपि में लिखें। तो इससे क्या होगा, कम से कम हम उन भाषा को समझ पाएंगे। बहुत सारे भाषा, मान लीजिए केरल में बोलते सुंदरम, सुंदर को सुंदरम बोलते हैं। अगर केरलीय भाषा में, केरल मलयाली भाषा में सुंदरम को लिखे तो अब समझ में नहीं आएगा। अगर उसी को नागरिक लिपि में लिखेगा तो सुंदरम समझ में आएगा। इसी असमिया में अगर नागरिक लिपि का प्रयोग करेगा तो उससे भी हमें असमिया भाषा को समझ में आएगा। इसीलिए 100% जो है, 100% अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन 20% की किसी भाषा को जब समझ में आएगा, इससे हमारे उस भाषा के प्रति भी श्रद्धा उमड़ेगा। इसलिए नागरिक लिपि या देवनागरी लिपि एक भविष्य की एक संभावनाएं है। हमारी एक संभावना है कि हम अन्य भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें और उनकी रचनाओं को नागरिक लिपि में प्रकाशित करें, देवनागरी में प्रकाशित करें। और इसके लिए तो नागरिक लिपि परिषद प्रयास तो कर रही है, इसकी प्रयास और ज्यादा होनी चाहिए। इसकी तभी जाके आने वाले समय में हम नागरिक लिपि का जो भविष्य है, इस भविष्य को और अधिक उज्जवल कर सकते हैं, हमें लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं, और जो स्वर्ण जयंती अवसर का समय है, सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं। इस स्वर्ण जयंती अवसर से हमें ये संकल्प लेने का समय हो गया कि हम आने वाले समय में हिंदी और देवनागरी लिपि का पूर्ण विकास के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। ऐसा हमें संकल्प यहाँ से लेके जाना चाहिए। कम से कम एक पुस्तक को प्रकाशित करना है हमसे। कम से कम आपकी 10 कविताएं निकली है, आपकी 10 कविताएं निकली तो 10 कविताओं का संकलन तो प्रकाश करो बच्चे। इससे हिंदी का जो हमारा भंडार है, साहित्य का भंडार है, देवनागरी लिपि का जो भंडार है, बिल्कुल विकसित हो पाएगा। धन्यवाद। तो जाने वाले हैं, बच्चे भी रुक जाएंगे। कभी जाना है, कुछ बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठो, ठीक है। सभी बच्चों को पत्रिका मिलेगी, नारी संगम जो आखिर तक रहेंगे उनको नारी संगम पत्रिका मिलेगी। और देर तक निकल क्या बोले आपने मैडम? और आपको प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलेगी। अच्छा, एक मुझे गीत के लिए बोला है। अच्छा, थैंक यू। असमिया हाँ, हिंदी नहीं।
भूपेन हजारिका का एक गीत है जो रोडारी पीरियड का है, उसी को मैं थोड़ा सा एक पंक्ति आपको गा के सुनाता हूँ। ऐसे भूपेन हजारिका हमारी वीरांगना में गए हैं, तो इसलिए 1993 में 93 में एक फिल्म जो रिलीज हुई थी उसका नाम है रोडाली। तो उस रोडाली में एक गीत भूपेन हजारिका के खुद की गीत है, वो ये गीत को मैं गा के सुनाता हूँ। करे घबराए धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरे अखियों से बरसाए, हम करे घबराए धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, हम करे घबराए। तेरी तेरी झोली डालो सब सूखी पात जो आए, तेरी छुआ लगे मेरी सूखी दाल हरियाए, हम करे घबराए धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, हम करे घबराए। कुछ हुआ तूने कुछ पाऊं, कुछ हुआ तूने कुछ पाऊं, जिसे मन को लगे मेरा वो किसको दिखाऊं, ओ मोरी चंद्रमा तेरी चांदनी उंग जलाए, ऊंचियों तेरी अतरी मैंने पंख लिए कतराए कतवाए, हम करे घबराए घन धम धम करे घबराए, एक बूंद पानी की मुझे अखियों से बरसाए, हम करे घबराए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माहौल परिवर्तन करने के लिए। और पिछले दोनों वक्ताओं ने बताया कि हिंदी विदेशों में अच्छे से सम्मान प्राप्त कर रही है और हमारे देश में हम लोग हीन भावना महसूस करते हैं। हमको हम अपनी भाषा और लिपि पर गौरव करने की आवश्यकता है। और सबने गाना गाया कि मेरे सूखे पात भरे आए। विद्यार्थियों, आप भी अगर नागरी लिपि को छूलोगे तो उसके पात भी हरे भरे हो जाएंगे। तो आप नागरी लिपि और के लिए प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपनाएं। चलिए अब हम चलते हैं प्रतिनिधि की ओर। आज उद्बोधन सुनेंगे हम, तो बहुत याद कराएंगे। जल्द शब्द नागरी लिपि के लिए फिर मेरी कविता से अब यूनिकोड अपना कर हुई आधुनिक नागरी, सत्संग विदेशी सब लिखे नागरी, सब भाषाओं को अपनाने तैयार नागरी, जन जन में बस जाएगी लिपि नागरी, विश्वव्यापी हो जाएगी लिपि नागरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी। एक मिनट का अंतर है। आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? अरे सब आप क्या बोल रहे हैं? सभी का एक हां जो बच्चा सी तो सबसे पहले तो मुख्य अतिथि करेंगे। हां कॉलेज की ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी को मतलब सभी लोग लगातार ताली बजाते रहे। अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर किरण हजारिका जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सह कुलपति आदरणीय डॉक्टर किरण हजारिका। अति विशिष्ट अतिथि पीजी में रहे पूर्व राजनयिक एवं प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी। कुमार यादव जी, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल बच्चों तालियां बजाते जाइए जैसे ही आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल अब एक बार फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी। बच्चों जोर से तालियां बजाइए। कई बार नाम धन्यवाद मैडम। नागरिक लिखित परिषद तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में उपस्थित सभी विद्वजन हाल ही में पधारे हमारे मित्रवर्य किरण हजारिका जी, आदरणीय विमलेश जी, अवस्थी जी के नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन का आधिकारिक हिस्सा इस नागरी लिपि के उत्थान के लिए, विकास के लिए और संवर्धन के लिए समर्पित किया हुआ है। ऐसे अधिकांश कार्यकर्ता और इस गोष्ठी हेतु उपस्थित कुछ छात्राएं तो संख्या में शुरू में भारी लग रही थी, अब धीरे धीरे उसकी हल्की होती जा रही है। और जब हम ऐसे जोर जबरदस्ती से किसी श्रोता को बिठाते हैं तो हम हमारी बातों को कहां तक उन तक संप्रेषित कर पाते हैं, यह हम विद्वानों ने विचार करने की आज बहुत आवश्यकता है। उनका विश्व अलग है, उनके विषय अलग है, न उनकी बैठने की मानसिकता है, न सुनने की मानसिकता है। बस प्राचार्य महोदय ने आदेश दिया है, इसलिए अब वो मजबूर है। ऐसी स्थिति में वक्ता का उनके सामने आवेशपूर्ण भाषण देना
और ये मानकर चलना कि मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सुना जा रहा है, क्रियान्वयन तो होगा कि नहीं वो तो दूर की बात है। पहले तो मुझे यही आशंका है कि सुना जा रहा है। हमें गंभीर होकर इससे बचना चाहिए और देखिए विषय संप्रेषण के लिए 1000 की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि हम समर्पित भाव से काम करने वाले जो 8-10 कार्यकर्ता है जिनके भरोसे ये नागरी लिपि सदियों से काम कर रही है, शतकों से काम कर रही है और उसके पीछे उनका त्याग है, समर्पण है और उन्हीं त्याग और समर्पण के बलबूते पर आज तक की यात्रा, अलौकिक ऐसी यात्रा नागरी लिपि परिषद ने तय की है। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सारे विषय हमारे प्रिय नहीं होते हैं। खासतौर से जब गणित की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कैसे इस पीरियड को बंक किया जाए। अगर साहित्य का विद्यार्थी है तो भाषा विज्ञान की बात आती है, काव्य शास्त्र की बात आती है, तो वो सोचता है कि ये पीरियड कब खत्म हो जाए, क्योंकि ये ऐसे विषय है कि जो आनंद से नहीं पढ़े जा सकते, आनंद से नहीं ग्रहण किए जा सकते। उसके लिए वक्ता में बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत साहस की आवश्यकता होती है। वही टिक पाता है जिसमें ललक है, ऊर्जा है, जिसमें इस विषय में आगे बढ़ने की कुछ अपने आप में आंतरिक इच्छा है। ये विषय बाहरी दबाव से नहीं पढ़ाए जाते। अब लिपि ये एक ऐसा विषय है जो जिसमें शेरो शायरी नहीं है, गीत गायन नहीं है। हम मन परिवर्तन के लिए एक आध गीत ले ले, ये बात अलग है, लेकिन ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि जिस पर आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम गंभीरता से विचार नहीं कर पा रहे। आज भी हम उसको हल्के में ले रहे हैं और नई पीढ़ी का तो आप सोचिए ही मत। नई पीढ़ी के दृष्टि से ये विषय जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये तो सर्वेक्षण का विषय है, क्योंकि उनका एक बहुत ही सीधा साधा रिएक्शन आ जाएगा, प्रतिक्रिया आ जाएगी। क्या होता है रोमन में लिखा, तो बात तो पहुंचाने की है ना, मैं कैसे भी पहुंचाऊं, पहुंच तो रही है ना। ये जो अस्मिता का भाव जुड़ा हुआ है, उस अस्मिता के भाव से नई पीढ़ी उतनी तादात्म्य नहीं है। अब उनमें हमें गंभीरता को अगर लाना है तो इस प्रकार के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए कि जिसके माध्यम से कम इस लिपि की जो यात्रा है उस यात्रा के बारे में हम नई पीढ़ी को अवगत तो कराएं और जो कुछ भी यहाँ बची हुई है वो इस बात को देख ले, समझ ले कि किसी एक उद्देश्य को मन में संजोग कर
निरंतर कार्य करना कोई मामूली काम नहीं है। हम हमारे मन के विपरीत 3 घंटे तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप कल्पना कीजिएगा कि जिस विषय को हम 1.5-2 घंटे तक सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस विषय पर नागरी लिपि ने 50 वर्ष निरंतर कैसे काम किया होगा। कोई कविता नहीं छपती है, कोई कहानी नहीं छपती है, फिर भी पत्रिका निरंतर रूप से प्रकाशित हो रही है। प्रकाशन के लिए भी खर्च आता है। सब चीजों का स्वांग रचा जा सकता है, पैसे का स्वांग रचा जा सकता है क्या? लेकिन ये चल रही है तो हरिपाल जी जैसे त्यागी और समर्पित व्यक्तित्व के कारण चल रही है। प्रेमचंद जी जैसे लोगों के कारण चल रही है, या कुछ 100-200 जो तपस्वी लोग हैं इनके तपस्या के कारण चल रही है। प्रारंभ करने के लिए तो हर चीज आसान है, उसका प्रारंभ कर दे, लेकिन उसको बनाए रखना, उसको जिलाए रखना यह आसान काम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कदम कदम पर चलना कमाल होता है। अब आपकी भाषा में कहूं तो थोड़ा आपको दिमाग में आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी। कहते हैं कि कदम कदम पर चलना कमाल होता है, कदम कदम पर संभलना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, तो बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आज 75 वर्षों की इस यात्रा ने नागरी लिपि को उस बुलंदियों पर पहुंचाया है, और न केवल पहुंचाया है बल्कि आज भी उन तमाम नौजवान नई पीढ़ी को के लिपि या परिषद या संस्था कुछ न कुछ नया बताने की कोशिश कर रही है। विषय से हटकर, लीक से हटकर जो चीज हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, अस्मिता से जुड़ी हुई है, और जिसका संरक्षण और संवर्धन होना आज युग की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसे चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें योगदान दें, ये तो हमारी अपेक्षा है, लेकिन कम से कम हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमारा यह दायित्व होता है कि कम से कम हम उसको घटाए नहीं। अगर हम उसको ऊर्जा नहीं दे सकते तो कम से कम उसको प्रोत्साहित न करें। एक कथा आपको बार बार बताई जाती है कि एक जंगल में एक बार आग लगी थी, और उस आग लगने के बाद एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, और 4 लोग आकर उसको हंस रहे थे कि तुम्हारे इस छोटे से पानी से क्या होगा, जंगल की आग बुझेगी? तो उसने कहा मुझे नहीं पता बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कल जाकर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम
कम से कम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में। लिपि का संवर्धन यदि हमसे नहीं होता है तो बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने रोमन लिपि में सीखा है। आपका जो केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई अगर उस भाषा में हुई है, उस लिपि में हुई है, आपका आरंभ ही अगर ट्विंकल ट्विंकल से हुआ है, तो फिर आपको देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ कहना सीखे, ये गीत कैसे आपके ओठों पर आएगा? लेकिन इस विषय की गंभीरता को हम लोगों ने समझने की आज नितांत आवश्यकता है। हम किसी मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हम किसी पेड़ पौधों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हम भाषा और लिपि के साथ कदापि नहीं कर सकते। भाषा का नष्ट होना केवल भाषा का नष्ट होना नहीं होता है, तो उस भाषा के माध्यम से उस तमाम संस्कृति का नष्ट होने जैसा होता है। और नई पीढ़ी को शायद पता नहीं है कि भारत को आजादी मिलने के बाद भी कुछ चीजें बहुत ही सोची समझी नीति के तहत की जा रही है। उन्होंने देखा कि जो देश 150-200 साल की गुलामी के बाद भी नष्ट नहीं हुआ, जो संस्कृति इतने परकी आक्रमण के बाद भी बनी रही, उसकी जड़ क्या है? तो उन्होंने कहा उसकी जड़ है यहाँ की परिवार व्यवस्था, यहाँ की कुटुंब व्यवस्था, यहाँ की भाषा व्यवस्था। जब तक हम इस कुटुंब व्यवस्था को और भाषा व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हमें भारत पर राज्य करना आसान काम नहीं है। और इसलिए देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद भी भाषा के माध्यम से इसको कैसे गुलाम में रखा जा सकता है, लिपि के माध्यम से उसको कैसे गुलामी में रखा जा सकता है, ये बहुत सोची समझी नीति के तहत आजादी के 75 वर्षों में भी निरंतर होता रहा है। इसको आप इतना आसान मत मानिएगा कि कैसे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल जो है गांव गांव तक पहुंच गए, झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंच गए। आजादी के इन 75 वर्षों में जहां हमारी सड़क नहीं पहुंच पाई, जहां हमारे अस्पताल नहीं पहुंच पाए, वहां ये अंग्रेजी की पाठशालाएं जो है वो जरूर पहुंची। चंद पैसों की लालच में हमने भी रोजगार की अपेक्षा के को मन में संजोग कर हमने भी हमारे बच्चों को जिला परिषद के पाठशाला में पढ़ाने के बदले अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने को प्रायोरिटी दी। और ऐसे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए बच्चों से हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि उनमें देशभक्ति जागरूक हो, उनमें भाषा के प्रति स्वाभिमान जागरूक हो। उनको हम एनएसएस के नाम पर इकट्ठा करेंगे, एनसीसी के नाम पर इकट्ठा करेंगे और उनको एक रूम में दबोच कर भाषा का ज्ञान पिलाएंगे, तो ये इतना आसान काम नहीं। पल भर के लिए समाधान तो हमारा हो जाएगा कि हाँ, आज हमने 200 बच्चों को संबोधित किया। एक समय था कि श्रोताओं की आवश्यकता थी,
बिना श्रोताओं के हम वक्ता के बोलने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। लेकिन आज केवल सामने बैठे हुए श्रोता को ही हम संबोधित कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आभासी पटल के माध्यम से हो सकता है आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है आप जैसे जोर जबरदस्ती से लाए हुए किसी वक्ता और श्रोताओं। यदि मेरा भाषण कोई यूट्यूब पर कोई अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो हो सकता है उसको मैं यूट्यूब पर जाकर जिसको जब चाहे इच्छा होगी तब वो प्राशन करेगा। जिस लिपि को लेकर यह परिषद सदैव आजीवन, क्या जरूरत है इन लोगों को बुढ़ापे में ये सारे क्रियाकलाप करने की? भाई घर वाले भी तो गालियां देते होंगे हरिपाल जी को, वीरेंद्र जी को, बैठो अभी बुढ़ापे में तो स्वस्थ भी बैठो करो। लेकिन उनमें एक ललक है, उनमें एक जिजीविषा है। उनको आज भी ऐसे लगता है कि मैं इस लिपि के माध्यम से मेरा ये जो कार्य, ये जो मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत मैं इसका संवर्धन करूं, संरक्षण। जिस हिंदी के बलबूते पर आज फिल्मी स्टार आपको खरबों रुपए कमा रहे हैं, तब मुझे उस बात को सुनकर ज्यादा दुख होता है कि जिस हिंदी के बलबूते पर कोई नायिका अरबों खरबों में खेल रही है और वही जब टेलीविजन में आकर बोलती है कि मैं हिंदी नहीं जानती, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट जो है वो रोमन में उसके साथ है। तो ये विचार करने की बात है, ये अंतर्मुख होकर सोचने की बात है। इस तरह से अगर हम हल्के में लेंगे तो जैसे 1857 को हमने हल्के में लिया और जैसे हमने भाई भतीजावाद को, हमारे उदात्त तत्वों को विश्व के सामने प्रदर्शित करके कि आए हुए अतिथि तो भगवान के समान होते हैं, ऐसा मानकर हमने हल्के में लिया और हमें 200, 250, 300 साल की गुलामी सहनी पड़ी। आज भाषा को लेकर भी अगर हम ऐसा ही हल्के में लेंगे, लिपि को लेकर भी हम ऐसा ही हल्के में लेंगे, तो जाने अनजाने में आपकी आगे की 10 पीढ़ियां तब जाकर विश्व बाजार की तरह एक विश्व भाषा की कल्पना जो विश्व पटल पर संजोई जा रही है उसकी शिकार हो जाएगी, हमें और आपको पता नहीं। अन्यथा इस भूमंडलीकरण के बाद जैसे विश्वग्राम की कल्पना की गई, जैसे विश्व बाजार की कल्पना की गई, वैसे ही विश्व भाषा की कल्पना की जाए। इस पूरे विश्व पटल पर एक ही भाषा जीवित रहे, और वो भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। जो भाषिक वैविध्य हमारे भारत में सदियों से रहा है, फिर उस वैविध्य का क्या होगा? उस विविधता का क्या होगा? आपको खाने में थाली में अगर एक ही व्यंजन परोसा जाए तो कितने दिन तक आप खाते रहेंगे? हमारे यहाँ जैसे हरिपाल जी ने कहा, इतनी भाषिक वैविधता है कि यहाँ 4 कोस पर पानी बदलता है और 8 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है। अब उसको हमें सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। हमसे अगर बहुत कुछ बड़ा नहीं होता है तो कम से कम हम नागरिक लिपि को सहयोग प्रदान करें, उनके साथ हो जाए।
उनको पल भर के लिए अच्छा लगे, इसके लिए कम से कम सुने तो एक आत्मसंतुष्टि भी आदमी को ऊर्जा दे जाती है ना। ये पीढ़ी अपने इस बर्ताव के कारण देखिए दिन ब दिन आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन फिर आपके विश्वासहार्ता पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। नई पीढ़ी गंभीर है कि नहीं इन मामलों में, उन पर विश्वास किया जाए या न जाए। और देखिए जिस दिन आप पर का विश्वास उठ जाएगा ना, उस दिन फिर ये बचे खुचे जो साधक है ना, जो साधना में लगे हुए हैं, वो भी अपना प्रयास छोड़ देंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया जो टिकी हुई है वो विश्वास पर ही तो टिकी हुई है। कहते हैं ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर को लोग इसलिए पूछते हैं यारो, क्योंकि विश्वास करने लायक कोई इंसान नहीं होता। नई पीढ़ी में से वो विश्वास हमें कौन देगा, उस पर आज विचार मंथन होने की आवश्यकता है। प्राचार्य का काम हो गया, हॉल दे दिया, मैं चली गई। बच्चों को एनएसएस के हवाले कर दिया, मैं चली गई। इस तरह से भूमिका लेकर हम अपने आप को छुटकारा नहीं कर सकते। हमें अगर सही में यज्ञ करना है, ये कोई सादा सुधी सभा नहीं है, ये एक वैचारिक यज्ञ है। और इसको अगर हम इस तरह से उसमें आहुति देने वाले को, ऐसे आहुति देने वाले को बिठाएंगे कि जिसका मन ही नहीं है जगह पर, वो तन से तो यहां बैठा हुआ है लेकिन मन से कहां कहां घूम रहा है पता नहीं। तो इससे हमारी उद्देश्य की पूर्तता होगी क्या? हमें इस पर भी बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। मैं जब से निदेशक बना हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जगह जगह पर जा रहा हूं और हर जगह पर यही प्रयोग हो रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि देखो, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब एक आध इंजीनियर को भी जब बांध बांधना होता है ना, तो उसके पहले वो सर्वेक्षण करता है कि नहीं? पहले वो उसका नींद में सपना देखा और मुझे यहाँ कल बांध बांधना है, बांध दिया, ऐसा होता है क्या? पहले वो सर्वेक्षण करता है, कहां से पानी आएगा, कितना आएगा, कितनी सिंचाई होगी, कितने लोगों की प्यास बुझेगी, तब जाकर वो बांध वहां बनाने का निर्णय लेता है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, बिना पूछे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है क्या? कुछ तो पूछेगा ना, भाई मेजर एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो फिर बिना पूछे बताएगा। लेकिन फिर भी पड़ोस वाले को पूछेगा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तब जाकर ट्रीटमेंट करेगा ना। अरे डॉक्टर और इंजीनियर छोड़ दो, गांव में एक आध साधारण व्यक्ति को अगर किराना दुकान भी डालनी है ना, तो वो 100 बार सोचता है कि कहाँ डालने पर सबको सुविधाजनक होगा, उसमें क्या क्या रखा जाएगा, लोगों की पसंद क्या होगी, इत्यादि सारी बातों पर गंभीर होकर विचार करता है, तत्पश्चात निर्णय लेता है। मैं अध्यापक नाम का एकमात्र व्यक्ति ऐसा देख रहा हूं इन दिनों, तो कतई नहीं देखता कि सामने वाली बैठी पीढ़ी क्या चाह रही है, क्या उनकी अपेक्षा है। मुझे धड़ाधड़ 40 मिनट बोलना है, मेरे दिल की भड़ास को पूरा करना है, केन प्रकारेण करना है। मेरा पहुंच रहा है कि नहीं, मुझे सुनाई जा रहा है कि नहीं, उसका क्रियान्वयन होगा कि नहीं,
मेरे सामने जो पीढ़ी बैठी है उसका इंटेक कैपेसिटी क्या है? अरे भूसा दुकान डालने वाला अगर इतना सोच रहा है तो हम बोलने वाले क्यों क्यों कुछ भी नहीं सोच रहे? या हमें केन प्रकार बोलना ही है? बिना बोले हमारी दिन की भड़ास नहीं निकलने वाली है। तो उसको लेकर हमें गंभीरता से सोचना होगा। और देखिए, इस यज्ञ में हमें लाखों की संख्या नहीं चाहिए। दर्दी से यहाँ काम नहीं होने वाला है, का यहाँ कोई काम नहीं है। 4 भी दर्दी आ जाएंगे ना हरिपाल जी जैसे, तो ये यज्ञ जो है वो सफल होने वाला है। और इसलिए जाते समय केवल एक ही बात कह के अपनी बात को पूर्ण कर देता है। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारा है, क्योंकि मैं तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का निदेशक हूँ। लिपि और मानक वर्तनी में इन दिनों क्या अपडेट हो रहा है मैं ये बताना चाह रहा था इन बच्चों को, लेकिन अब लग रहा है कि बच्चों को बताना बहुत कुछ फायदेमंद नहीं होगा। पढ़ लेंगे कभी, जब मेरी लिपि की पुस्तिका जब इंटरनेट पर आएगी, समय जब होगा तब पढ़ लेंगे कि क्या अद्यतन बदलाव लिपि को लेकर, मानक वर्तनी को लेकर निदेशालय की ओर से किए जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि ये पीढ़ी पढ़ने में भी उतनी रुचि नहीं ले रही। इसलिए मैं इनके लिए हरिपाल जी, अब जो मानक वर्तनी का जो अद्यतन संस्करण आ रहा है उसको मैं तीनों फॉर्म में ला रहा हूं, ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ फॉर्म, प्रिंट फॉर्म। नहीं, कम से कम पीडीएफ पढ़ेंगे तो राह चलते चलते एक आध गाना सुनने के बदले ऑडियो तो सुनेंगे। उस बहाने कम से कम ये लिपि का विषय जो है अद्यतन करने की जानकारी जो है वो इनके तक पहुंचे। और इसलिए मित्रों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं। मैंने शायद हंसराज कॉलेज में भी बोलते समय इस बात को दोहराया था, अब पुनः दोहरा रहा हूं, ये मानकर कि आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन इस लिपि के यज्ञ में आपको अगर भागीदारी देनी है तो समरस होकर भागीदारी देने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय कार्य है। ये कोई मेरा आपका कोई ऐसा भौतिक कार्य नहीं है कि भाई इसके न करने से तुरंत नुकसान सहना पड़ेगा। इसके जो नुकसान सहने पड़ेंगे वो लॉन्ग लाइफ है, दीर्घकालीन परिणाम जो है इसके भुगतने पड़ेंगे। और इसके लिए हम अगर चाहते हैं कि दीर्घकालीन परिणामों को भुगतने का सौभाग्य हमें प्राप्त ना हो, तो हमें भाषा के संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। उसके संरक्षण के लिए, उसके लिपि के संरक्षण के लिए हमें काम करना चाहिए। लिपि बचाओ ऐसी मुहिम जो है वो चलानी चाहिए। मैं एनएसएस का अधिकारी रहा, लगभग 15-20 साल में एनएसएस का प्रोग्राम ऑफिसर रहा। मुझे पता है एनएसएस के बच्चों की मानसिकता क्या है। लेकिन इसके पीछे मेरा कहने का केवल इतना भाव है कि इस यज्ञ में अगर आपको देना है तो कम से कम साथ दो, केवल सलाह मत। हमारा होता क्या है कि हम सलाह ज्यादा देते हैं। पुनः एक कथा कहते अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं कि एक बार समुद्र ने एक पक्षी के बच्चे को वो समुद्र में डूब गया। तब वो पक्षी जो है क्रोध में आकर उस समुद्र को डुबोने में लग गया कि तूने मेरे बच्चे को खा लिया, अब मैं तुम्हें डुबा दूंगा। और फिर वो वही जो चिड़िया कर रही थी
वही पक्षी ने करना आरंभ किया, एक मिट्टी का उठाता और समुद्र में डाल देता। फिर उसका दूसरा पक्षी आया, बोला, हंसने लगा कि तुझसे कब संभव होगा, समुद्र का पानी कितना, तेरी चोंच कितनी। तो उसने कहा, बेटा तू मेरा दोस्त है ना? बोले हाँ। तो देना है तो साथ दे, सिर्फ सलाह मत दे। और फिर उस मित्र ने कहा कि वो सच्चा दोस्त था, उसने उसका साथ देना प्रारंभ किया। ऐसे 2 पक्षी से 10 पक्षी हो गए, 10 से 100 हो गए, 100 से 1000 हो गए। और हर एक पक्षी आने वाले उस पक्षी को वही कहता कि देना है तो साथ दे, सिर्फ सलाह मत दे। अब ये कारवा बन गया, ये कारवा बन गया। और इस पृथ्वी तल के दृश्य को देखकर विष्णु का वाहन जो गरुड़, वो देख रहा था। वो बोला गरुड़ विष्णु को, मैं भी चला। तो विष्णु कहाँ जा रहे हैं? तुम जाओगे तो मेरे काम कौन करेगा? तो बोले मैं जा रहा हूं, मेरे सारी जमात के लोग जो है वो यहाँ एक काम में लगे हुए हैं, और उन्होंने जो कहा मैं आपको वही कहता हूँ, आपको भी आना है तो आओ, देना है तो साथ दो, नहीं तो सलाह दो। और विष्णु साक्षात वहां आए और विष्णु के उस रूप को देखकर फिर कहते हैं कि समुद्र ने अपने आप को ये किया और उस बच्चे को लौटाया। ये बोध कथा है। अब इसमें आप जैसी नई पीढ़ी को है ना, बाल का खाल उखाड़ेगी तो इतने देर तक बच्चा जीवित रहा क्या? समुद्र में सही सूख गया था क्या? बोध कथाएं मित्रों कुछ बोध लेने के लिए होती है। तो उसमें बोध इतना ही लिया कि भाई कोई भी कार्य जो असंभव लग रहा है, उस असंभव कार्य को भी अगर हमें संभव बनाना है तो एक ही सूत्र उसका होता है, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह मत। लिपि को ऐसे बचाया जा सकता है, वैसे बचाया जा सकता है, इसका ऐसे संवर्धन किया जा सकता है। कहने के लिए मेरे जैसे बोल, मतलब उसको मराठी शब्द है, मैं मूल मराठी भाषी शब्द होने के कारण वो तुरंत आता है मेरे, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आता है कि सामने बैठे वाला व्यक्ति उस शब्द को समझ पाएगा नहीं। लेकिन मेरे जैसा जो केवल बोलने में माहिर व्यक्ति ही उस बात को समझ नहीं। तो जब हम लोग आप और आज के जमाने में पूर्ण संवेदनशील ऐसे विषय को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। इतना ही मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर आवेश में आकर कुछ भला बुरा कह दिया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अंतर्मन से कहा उसके पीछे मुझे किसी को आहत करने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। हम सबका एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है सामान्य मनुष्य का दुख अगर हमें हरना है। सामान्य मनुष्य जो आज 140 करोड़ में चला गया है, वो चाहता है कि मेरे वोट के फैसले मेरे भाषा में हो, मेरे लिपि में हो, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा है वो अंग्रेजी में होने के कारण उसको समझ में नहीं आता है। वो चाहता है कि वो अगर देवनागरी लिपि में आने लगेगा तो मैं आसानी से किसी भी मेडिकल पे जाके इस दवाई को खरीद सकता हूँ, अन्यथा मुझे डॉक्टर जो मेडिकल बताता है वही खरीदना होता है। मुझे भी पता होता है कि मेडिकल वाले का और डॉक्टर का कुछ न कुछ परसेंटेज वाला मामला होता है, लेकिन मैं अपने दिमाग को ज्यादा नहीं चला सकता। मेरे बारे में मेरा वकील बहस कर रहा है, क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो अंग्रेजी में बहस कर रहा है। अगर वो देवनागरी में हो जाए, वो हिंदी में हो जाए और कानून की फैसले भी अगर हिंदी में आने लगेंगे और देवनागरी में आने लगेंगे तो हमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही किसी के मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब कल्पना कीजिएगा वो दिन जब आएगा तो हमारा जीना कितना सुखद हो जाएगा। अब उस दिन के लिए हमें जीना है, आम आदमी के उत्थान के लिए जीना है। इतना कहता हूँ से अपने संभव है
आपने देखा हमारे जो किसान थे, उनकी विद्वता, उनकी सत्यता और उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण। ऐसे हमारे डॉक्टर सुनील बाबूराव होलकर, यहाँ जो जितने भी अतिथि बैठे हैं वो सब नागरिक परिषद के परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के सदस्य के नाते हम बता सकते हैं कि नागरिक परिषद आज 50 वर्ष पूरे कर चुकी है और वो एक ऐसा दौर आया है इस बीच में, कई बार ऐसा लगा कि नागरिक लिपि परिषद को जो करना चाहिए उतना नहीं कर पाई। उसके पीछे कई कारण रहे। मैं तो पिछले 7-8 साल से ही इसके संपर्क में आया हुआ था डॉक्टर पांचाल जी थे, पांचाल जी हमारे अध्यक्ष थे, इसके महामंत्री थे और उनकी इच्छा थी कोई ऐसा व्यक्ति आए कि उसको संभाले। उनकी आयु 92 वर्ष हो गई, कोई दूसरा आ जाए। तो उन्होंने कितने लोग आए, बुलाए, उन्होंने ये कहा कि हमें क्या मिलेगा। उन्होंने कहा नागरिक लिपि परिषद में क्या मिलेगा, इसको कोई शैली थोड़ी मिलेगी। तो फिर भी लोग कहेंगे क्या मिलेगा। तो किसी प्रकार से दूसरा पुस्तक आई, फिर मुझे बुलाया गया, तो मुझसे कहा कि भाई अब मैं इतने वर्ष का हो हूँ, मुझे ये नहीं समझ रहा है, अब आप आते हैं, अब आप चूंकि सेवानिवृत्त हो गए हैं, भारत सरकार को उससे आपको अच्छी खासी पेंशन भी मिल रही है, अब कोई पारिवारिक दायित्व लोग तो पूरे हो गए। मैंने कहा जी ठीक है। मुझे तो हालांकि आकाशवाणी वाले बुला रहे थे, दूरदर्शन वाले बुला रहे थे, विदेश मंत्रालय वाले हिंदी सलाहकार बना रहे थे। मैंने कहा मन नहीं है, भारत सरकार की सेवा करने की बहुत करता है। तो उन्होंने कहा ठीक आप आइएगा। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप पहले व्यक्ति मिले जिसने ये नहीं कहा तो मुझे क्या मिले। आप सुनो, आज जब से लेके आज तक हम ये काम करते आ रहे हैं, पहले कभी नागरिक लिपि परिषद को भारत सरकार से 15 लाख रुपए एक साल के विगत में जब कोरोना आया तो सिर्फ 2.25 लाख रुपए मिले। उसके बाद भी नागरिक लिपि परिषद चली। पिछले 3 वर्ष से एक नया पैसा नहीं मिला है, फिर भी नागरिक लिपि परिषद चल रही है। हम अपना पैसा खर्च करते हैं, हम पानी चली जाते हैं, हम खाने का पैसा खर्च करते हैं, हम रहने का पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीय एकता नागरिक लिपि के माध्यम से बनी रहे। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, 50,000 रुपए लगता है आने जाने में, लेकिन हम खर्च करते हैं इसलिए क्योंकि आप सब लोगों का जो संबल है, आप सब लोगों का जो बल है वो हमें मिला हुआ है। इसलिए नागरिक लिपि परिषद आगे बढ़े। सिर्फ हम अकेले नहीं है, इसमें पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा प्रकाश बैठे हुए हैं, जब जरूरत पड़ती है ठीक है जी 5,000 रुपए लीजिएगा। डॉक्टर पूर्ण सिंह डवाल जुड़े उन्होंने 10,000 रुपए हमने नहीं मांगे, अपने आप देते। डॉक्टर किरण ने जो कार्यक्रम किया अपने कॉलेज में डिब्रूगढ़ में, तो इनके जेब से 2.5 लाख रुपए लग गए। 2.5 लाख रुपए कम नहीं होते, अपनी जेब से लगाए थे, सिर्फ नागरिक लिपि। तो मित्रों ये कार्य जो है समर्पण से चलता है, निष्ठा से चलता है। कि देश की आजादी वैसे नहीं मिल गई है। महात्मा गांधी कोई सैलरी नहीं देता था, सावरकर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी कहीं से। इतने महापुरुषों ने अपने इस कदम पर काम किया है। हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा कार्य कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन जितना भी कर रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों के बल पे, कि आप जैसे लोग हमसे जुड़े, आपसे हमें ऊर्जा मिलती है तो कम हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। नागरिक लिपि परिषद के इस कार्यक्रम में आज हम ये चाहते थे कि हमारे जिन्होंने नागरिक लिपि परिषद को सहयोग दिया है उनको सम्मानित करें। तो मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा और हमारे कोषाध्यक्ष आचार्य ओमप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर किरण हजारिका को राष्ट्रीय नागरिक सम्मान का एक प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आइए सॉरी आचार्य Rajlakshmi speaking. और एक और सम्मान हमारे वरिष्ठ आज जितने बैठे हैं उनमें सब में वरिष्ठ हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा प्रकाश, जो आप रामलाल आनंद महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और हिंदी और हमारे सम्मेलनों में लगातार
अब मध्यावकाश है हमारा आधा घंटे का। आधा घंटे बाद पुनः हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर कि आप कंप्यूटर में, मोबाइल में और लैपटॉप में नागरिक लिपि को कैसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ललित भूषण जी हमारे बीच में आ गए। ललित भूषण जी ये आप गाजियाबाद से आए हैं, इनको हम कोई किराया नहीं दे रहे, कोई इनको मानदेय नहीं दे रहे, लेकिन आपको ये शिक्षा देने के लिए हम कर रहे हैं। और हमारे दो वक्ता रह गए हैं, गोपालकर जी हैं, हमारे निदारिया जी हैं, ये इनका भी व्याख्यान होगा और वो भी होगा। और अंत में हम जो हमारे यहाँ की फैकल्टी है महाविद्यालय की, उनको प्रमाण पत्र नागरिक पत्र देंगे। तो तब तक के लिए मध्य धन्यवाद।